जो भी पढ़ा है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में, उसको एक बार दिमाग में रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद हम संसद से संबंधित एक टॉपिक लेके चलेंगे, बजट, ठीक है। और बजट टॉपिक के बाद थोड़ा बेसिक ज्ञान आपातकाल पे देंगे, ठीक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्र की अपनी एक विधायिका है। केंद्र की विधायिका को हम लोग एक लाइन में बोलते हैं संसद, ठीक है। संसद को केंद्र की विधायिका भी कह सकते हैं या संघ की विधायिका कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इसका गठन कैसे होता, बताया गया था LRR के द्वारा। LRR के द्वारा इसका गठन होता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। मतलब ये तीनों लोग अपने आप में अधूरे हैं। कोई भी देश के निर्माण के लिए अगर कानून बनाना है तो उस कानून के बनाने में एक दूसरे का सहयोग होना इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि संसद जो हमारा बना हुआ है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर बना हुआ है, लेकिन संसद के जो भाग हैं वो लोकसभा और राज्यसभा है। ये ध्यान रखना आपको, इसके अंदर भाग में राष्ट्रपति नहीं आता है, ठीक। अब ध्यान देना, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से कहते हैं, प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, और एक चीज जानते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और जनता का सदन भी कहते हैं। ये जो बातें हमारे सामने आ रही है ये हम लोकसभा के लिए प्रयुक्त करते हैं। राज्यसभा के लिए आता है उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, बड़े लोगों का कह सकते हैं सदन है, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता का सदन, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्य जाते हैं, इसमें जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है, ठीक है। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा में देखते हैं कि इसमें इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके सदस्यों की। तो सदस्य की जो नियुक्ति होती है उनमें 25 ईयर सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और नागरिक होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह NRI ऐसा व्यक्ति भी ना हो, ठीक है। भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, जिस भी जिले में या जिस भी क्षेत्र में वो प्रदेश में लड़ रहा चुनाव, जरूरी नहीं है कि वहां का वो सदस्य हो। जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर या अकबरपुर या फैजाबाद से कहीं उसको चुनाव लड़ना है संसद, तो जरूरी नहीं वहां का भी वो सदस्य रहे, वो भारत के किसी भी कोने का मेंबर हो सकता है। दिवालिया पागल ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दिवालिया पागल व्यक्ति नहीं बन सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। कोई आपराधिक केस ना लड़ रहा, आपराधिक मामला अगर चल रहा है, मामला चल रहा, पास नहीं हुआ है, मतलब कोर्ट ने उसे गलत ठहराया नहीं है, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। गलत मतलब उसके ऊपर केस चल रहा हो तो लड़ सकता है, लेकिन केस फाइनल हो गया कि वो दोषी हो गया तो हट जाएगा। चुनाव जीता हुआ व्यक्ति उसकी वैधता समाप्त करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। तीसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण है, न्यूनतम आयु 25 ईयर होना चाहिए। 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए होना चाहिए। आप जानते हैं, आप वोट देते हैं, मतदान करते हैं अनुच्छेद 326 के अनुसार, तो हमें पता चलता है 326 में कहा गया भारत का प्रत्येक नागरिक जब 18 वर्ष का हो जाता मतदान कर सकता है, ठीक है। 21 वर्ष का होता है प्रधान, गांव का प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, और 25 ईयर का अगर हो गया है तो वो लोकसभा संसद का सदस्य बनने हेतु, अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने हेतु चुनाव लड़ सकता है। ये बातें बताई जाती हैं। तीसरी बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनके वेतन और भत्ते की जब बात आती है
तो वेतन और भत्ते की जब देखते हैं हम लोग तो संचित निधि से इनका वेतन और भत्ता दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में 266 भारत की संचित निधि का वर्णन है और उस संचित निधि के अंतर्गत जो पैसे रहते हैं, जो टैक्सेस जाते हैं, अन्य आय स्रोत जो उसमें जाते हैं, उससे इन लोगों का क्या दिया था, वेतन दिया जाए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संसद का सदस्य हो, न्यायाधीश हो, इन लोगों का जो वेतन दिया जाता है वो वेतन देने का कार्य संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना, एक प्रश्न आता कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनता है आगे चल के, उसमें संसद का सदस्य होना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं है व्यक्ति कोई संसद का सदस्य तो क्या वह बन सकता है? हाँ, बन सकता है, लेकिन उसे फिर भी संसद का सदस्य होना 6 महीने के अंदर आवश्यक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन किन स्थितियों में बनता है उसकी एक अलग स्थिति बनती है, अभी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री, अब कुछ लोग बताते हैं प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा से जाए कि लोकसभा से जाए, अगर लोकसभा से जाता है तो 25 ईयर, राज्यसभा से जाता है तो न्यूनतम आयु 30 ईयर्स होना चाहिए। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि राज्यसभा से जाएगा कि लोकसभा से जाएगा, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। ये डिसीजन कौन लेगा? अधिकतर आज तक के जितने भी भारत देश में प्रधानमंत्री बने हैं उनकी आयु तो सामान्यतः 40 पहुंची जाती है। ठीक है, एक न्यूनतम बात सी है, एक व्यवहारिक सी बात है कि इतना संघर्ष करने के बाद अगर उस पद पे पहुंचते हैं तो 40 तो क्रॉस हो ही जाना है। ठीक है, लेकिन सरकार के द्वारा या भारतीय संविधान के द्वारा जो मानक बनाया गया है कि ये न्यूनतम होना चाहिए। अब ध्यान देना, जैसे भारत देश में राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनमें मान लो सदस्य चुन के जा रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा से भी जा रहा है और कहां से जा रहा है, लोकसभा से। अब मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये मान लो 2 महत्वपूर्ण पार्टियां एक प्रकार से जो सेंट्रल की पार्टियां है। ठीक है, तो दोनों सेंट्रल की ये पार्टियां अपना अपना पक्ष विपक्ष में बैठ रही हैं। ठीक, मान लो बहुमत बीजेपी का आ गया या कांग्रेस का आ गया, चाहे जिसका आ गया हो। अब इसमें से मान लो 272 सीट कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई है, कांग्रेस को मिल गई है 272, या बीजेपी को मिल गई है, किसी को बहुमत प्राप्त हो गया। कहां पे प्राप्त हुआ है? लोकसभा में प्राप्त हुआ। क्यों? लोकसभा को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें जनता चुन के भेज रही है। ठीक है, जनता, भारत में क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, और कहा जा रहा है जनता चुन के भेज रही है, अपना क्या चुन के भेज रही है, प्रतिनिधि भेज रही है। तो जनता लोकसभा में ही बहुमत देखा जाए, राज्यसभा के बहुमत से हमें कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का हो सकता है। दल बहुमत किसका रहना चाहिए? लोकसभा का। ध्यान रखिएगा, दल लोकसभा का बहुमत हो, लोकसभा में पार्टी का बहुमत होना चाहिए। अब बीजेपी का मेंबर या कांग्रेस का मेंबर जिसने भी बहुमत प्राप्त किया है, जिसने भी प्राप्त किया है, उसका मेंबर राज्यसभा में भी है, स्वाभाविक सी बात रहेगा। ठीक है, तो वो राज्यसभा वाले व्यक्ति को उठा के प्रधानमंत्री नाम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नॉमिनेट करने का मतलब कि जैसे अभी पिछली सरकार जो बीजेपी की सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 2009 में जब मनमोहन सिंह जी बने, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अभी 272 सीट बीजेपी ने प्राप्त कर लिया, 273 प्राप्त कर लिया, कितने में? 543 में। लोकसभा में सीट कितनी है? 550 है। अधिकतम कितनी है? 550। जब प्रश्न है अधिकतम तो 550, वर्तमान या सामान्य सी बात कितनी सीट है? तो 543। जो दोनों प्रश्न बन सकता, कितनी सीट है? 543। कितने हैं? 543। वर्तमान सदस्य कितने लोग? 543। लेकिन अधिकतम जब शब्द लग जाएगा तब क्या हो जाएगा?
550 हमारा उत्तर हो जाता है। तो 543 जो मेंबर हमें मिल रहे हैं, इसमें 273 सीट मान लो आ गई एक पार्टी की, कांग्रेस या बीजेपी। हम कांग्रेस का उदाहरण ले रहे हैं अभी, ठीक है। सन 2009 में कुछ ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह चाहे अपनी सीट हार गए हों या फिर चाहे उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही ना हो, ठीक है, उसके पहले उन्होंने क्या किया, राज्यसभा का सदस्यता ले ली या नहीं ले पाए मान लो, ठीक। तो राजनीतिक पार्टी क्या कह रही है कि हम मनमोहन सिंह, राजनीतिक पार्टी का मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, वो कह रही है कि मैं मनमोहन सिंह को ही अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता हूं, ठीक है। अब मनमोहन सिंह तो लोकसभा के सदस्य ही नहीं है। बहुमत में किस दल का प्रतिनिधित्व मिला, बहुमत मिला कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस के ही सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में है, लेकिन राज्यसभा में है। तो ऐसे समय में नॉमिनेट मनमोहन सिंह हुए। अब वो क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के माध्यम से अपनी पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में कर रहे हैं। ध्यान देना पूरी बात को, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी जो बहुमत प्राप्त पार्टी है कांग्रेस, उसका नेतृत्व करेंगे। बात समझ में आई? किसने नॉमिनेट किया? राजनीतिक पार्टी ने। कौन है राजनीतिक पार्टी? कांग्रेस ने किया। अब प्रधानमंत्री नाम का सुझाव दे दिया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई लोकसभा का गठन किया जाता है। बात समझ में आई? प्रतिनिधित्व किसका रहा? लोकसभा में। सदस्य कहाँ का व्यक्ति है? राज्यसभा। बहुमत किस पार्टी को मिला? कांग्रेस को। कहाँ मिला? लोकसभा में मिला। बात समझ में आई? लोकसभा के बहुमत दल, अब बहुमत दल हो गया, दल मतलब पार्टी जो बहुमत प्राप्त की, वो अपना नेता नियुक्त कर रही है। राज्यसभा के मेंबर मनमोहन सिंह जी को, मान लो आज दुनिया में नहीं है फिलहाल, ठीक है, मनमोहन सिंह को कर रही है। अब उनके नाम को लेकर के प्लस जितने मेंबर लोकसभा के रहेंगे कांग्रेस के, उनका लेके जाएगी राष्ट्रपति, उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। गलती से अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, गठबंधन भी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सभी पार्टियां कहेंगे मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, सीधी बात। अब गठबंधन भी नहीं हो रहा है, अब बहुमत भी किसी पार्टी को नहीं है, 273 सीट नहीं है। अब क्या होगा? अब यही गड़बड़ हो गया ना। बहुमत होना आवश्यक है, चाहे वो गठबंधन से बहुमत हो और चाहे जैसे बहुमत हो, लेकिन बहुमत होना आवश्यक है। अब बहुमत नहीं है, अब क्या होगा? तब यहीं पर प्रयोग होता है राष्ट्रपति की बुद्धि। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, अब विवेक के अनुसार ये नहीं है राम भरोसे को भी उठा के लाके प्रधानमंत्री बना देना, ना ना ना। विवेक उसका वहीं उतना रहेगा। विवेक का जो प्रयोग अपने वो करेगा, उसका प्रयोग कहाँ होगा कि जो पार्टी, जितनी पार्टियां हैं चुनाव लड़ी हैं, उसमें जिसका सबसे ज्यादा मत हो, मत का मतलब वोटिंग नहीं, सीट, ठीक है, सीट जिसकी ज्यादा रहे, किसी न किसी की एक दो कम ज्यादा रहेगी, ऐसा तो है नहीं सब बराबर हो जाकर कर, ठीक है, बराबर तो हो नहीं सकते हैं, कम ज्यादा रहेगी। जिसकी सबसे ज्यादा रहेगी उसको न्योता देगा। न्योता देने का मतलब नहीं खाना खिलाने पे लाएगा कि आज न्योता है, नहीं, वो बुलाएगा कि आप किसी भी व्यक्ति के नेतृत्व में, जो भी आपके पार्टी का मेंबर है, उसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री दावेदारी करते हुए आप सरकार का गठन करिए, ठीक। उस व्यक्ति को, ये विवेक है किसका? राष्ट्रपति का। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री मान करके, जिसको राजनीतिक पार्टी भेजी है, मान करके उसके पास 6 मंथ का समय दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर चाहे जैसे आप सरकार का गठन करिए, मतलब बहुमत सिद्ध करिए। अगर 6 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध नहीं होता है तो वो सरकार गिर जाती है, ठीक है। अगर सरकार गिर गई तो फिर विवेक का
प्रयोग हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि चुनाव पर, लेकिन प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करेंगे कि अगली जो दूसरी नंबर की सरकार है, ऐसा हुआ भारत में सन 1980 में। सन 1980 में जब सरकार चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के साथ मिलकर बनी, जब मोरारजी सरकार गिर गई 1980 में, जब गिरते ही चौधरी चरण सिंह ने हाथ मिला लिया कांग्रेस से। ध्यान रखना, कांग्रेस से इंदिरा गांधी की सरकार मिला के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसीलिए कहा जाता होगा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कभी सदन में नहीं गया? चौधरी चरण। अरे मात्र 23 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे वो, ठीक है, तो जाएंगे कैसे? ठीक है, सरकार भी बना लिए, बहुमत सिद्ध हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी की लालसा ने कहा कि हाँ ठीक है, अब उन्होंने जितने उनके आदमी थे, चौधरी चरण सिंह के आदमी थे, उनको अपनी तरफ मिला करके सरकार को गिरा दिया। सरकार गिर गई, लेकिन बहुमत इंदिरा गांधी सिद्ध न कर पाने के कारण 1980 में पुनः चुनाव हो गया। ठीक है, जब पुनः चुनाव हुआ तो 84 तक हो रही, नियम के अनुसार 85 तक रहना था, लेकिन 84 में ईश्वर उनको लेके चले गए। ठीक है, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। ठीक, फिलहाल कहानी खत्म। यहाँ देखना, तो ये चीजें होती हैं। दूसरी सरकार को निमंत्रण देंगे, वो भी आए तो 6 महीना करे काम, कर रही है काम तो ठीक है, अपना बहुमत सिद्ध कर लेगी तो सरकार आगे काम करेगी, नहीं कर पाएगी। ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है जो आपका क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में। ठीक है, काम खत्म। अब यहाँ पे देखना, ये प्रधानमंत्री की बात हो गई। अब सेकंड बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री एक पद है, सिर्फ पद है। वेतन भत्ते जितनी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं सब एक सांसद के बराबर हैं। हाँ, कुछ अलग से मिलता है। ठीक है, उनका स्पेशलाइजेशन कोई वेतन नहीं कि हाँ इतना वेतन पाते हैं, इतना ये होता है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं, बस संसद के सदस्य के बराबर ही उनका सब कुछ रहता है। हाँ, अब एक ऐसा पद सभी मंत्रियों का वो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको कुछ अलग से मिलता है सुविधाएं। ठीक है, चाहे वो पैसे के रूप में मिले, चाहे जिस रूप में मिले। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो बनता है, जो एक पद है सिर्फ है, कोई भी उस पर जाके बैठ सकता है। कोई बैठ सकता नहीं, आप भी लड़ सकती है, 25 साल गुजरा चुनाव लड़िए, आपका पार्टी चाहती है कि आप बन जाओ तो आप बन जाओ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक जो उसकी योग्यता को पास कर लेता है उस पद के लिए, वो बैठ सकता है। उसमें कोई अमीर गरीब धर्म जाति से मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है जो अगला प्रश्न आता है, ध्यान देना, राज्यसभा और लोकसभा की। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जो सामने सबके हैं। राज्यसभा का एक प्रकार से कार्य है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब कि वो लोकसभा निरंकुश ना हो जाए। समझ रहे हैं? लोकसभा की सुरक्षा करना, एक प्रकार से देख सकते हैं कि लोकसभा कहीं अनर्गल गलत कार्य ना करे, लोकसभा तानाशाह ना बन जाए, तो इसके लिए वो रोक टोक थोड़ा बहुत करना का कार्य उसका है, लेकिन उतना भी नहीं है कि वो कुछ कर पाए। क्योंकि जब लोकसभा में बहुमत की सरकार बन जाती है और राज्यसभा में भी उसी दल का बहुमत हो जो सरकार बनी है, केंद्रीय सरकार, तो फिर जो होना है वो सरकार के हिसाब से ही होना है। क्योंकि वहां भी बहुमत, यहाँ भी बहुमत, तो चाहे फिर तानाशाह बन जाओ और चाहे जो बन जाओ, स्वाभाविक सी बात है भाई। एक ही पार्टी का दोनों जगह अगर बहुमत है तो चाहे जो नियम लोकसभा में पास करो, फिर जाओ राज्यसभा में पास करा लो, अपने ही 2 सदस्य हैं वहाँ। ऐसा भी होता है, तो वहाँ तानाशाह बन जाते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रोटेक्शन का कार्य करती है। लोकसभा में हम विशेष रूप से बात करेंगे, तो लोकसभा जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लोकप्रिय है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है, बहुत सारी बातें हैं। तो लोकसभा में हम आते हैं तो जब देखते हैं तो इसकी जो कार्यपालिकाई कार्य हैं, कार्यपालिकाई कार्य हैं, मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों विधायिका का कार्य करती हैं, व्यवस्थापिका के रूप में भी, कार्यपालिका के रूप में।
उसी में डिवाइडेशंस रहते हैं। कुछ जो मंत्री लोग होते हैं वो कानून बनाते हैं, अन्य उनके सहयोगी जो होते हैं वो उसका संचालन करवाते हैं। उसी में डिवाइडेशन कर लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सब में ही रहता है। ठीक है, तो लोकसभा कार्यपालिका का कार्य, विधायिका का कार्य और राष्ट्रपति को सलाह देने में भी मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद की धुरी होता है, धुरी। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद गया तो प्रधानमंत्री चला गया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिपरिषद चला गया। भाई जब प्रधानमंत्री ही नहीं कौन रहेगा, है ना? तो ये चीजें हमारे कभी, हाँ, इस्तीफा देने मतलब सरकार जब गिर जाए, सरकार का क्या हो जाए, विघटन हो जाए, इस्तीफा देने पे नहीं। इस्तीफा अगर प्रधानमंत्री ने दे दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद चला जाए, क्योंकि दूसरा उसी पार्टी का व्यक्ति बन सकता है। बहुमत है तो बन सकता है, नहीं है तो बहुमत सिद्ध कर देगा। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब जब लोकसभा भंग हो जाती है, कौन भंग करता है? राष्ट्रपति भंग करता है। ठीक है, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब ऐसे समय में क्या होता है, मंत्रिपरिषद भी। बात समझ में आई? अब ध्यान देना, लोकसभा में धन विधेयक जो हमारा है वो धन विधेयक और स्थगन प्रस्ताव विशेष रूप से पेश किया जाता है। मतलब सिर्फ दोनों प्रस्ताव कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा। स्थगन प्रस्ताव क्या है? 50 सदस्यों का अनुमोदन हो करके एक प्रस्ताव, 50 सदस्य, 50 सदस्य का अनुमोदन हो करके भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? अध्यक्ष के पास। अनुमोदन का मतलब स्वीकृति करके, ठीक है, तब जाकर के लोकसभा का स्थगन करने का, यह राष्ट्रपति के पास अनुमोदित करके भेजा जाएगा। राष्ट्रपति कह देगा, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ना, सत्रावसान कर दिया। ठीक है, कभी समय से पूर्व करने की बात आ जाए, कभी ऐसा कुछ आ जाए। और विपक्ष लाती है सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव, जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष जानते हैं कौन? विपक्ष की जो सेकंड बहुमत वाली सरकार रहती है, जैसे आज विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है। ठीक है, तो वो लाती है अविश्वास, किसी नियम कानून से वो खुश नहीं है या कोई सरकार की गलतफहमियां नियम बन रहे हैं, तो ऐसा कुछ ला करके अगर वो 50 सदस्यों से अनुमोदन करा करके इसको पास करा ले जाती है तो लोकसभा खत्म करने का आदेश मिल जाता है, समाप्त करने का आदेश। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हो ही नहीं सकता है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू काल में आया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ अविश्वास प्रस्ताव। बहुत बार मोदी में, मनमोहन में आया, लेकिन जो नेहरू की बात किया थी वो लगभग होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया था। और लेकिन इन लोगों में तो शुरू भी होता है, ख़त्म हो जाता है भाई, क्योंकि आजकल सरकार ज़्यादा करके बहुमत पे चल रही है। ठीक है, इधर 1989 से इधर 2014 तक कुछ गठबंधन चला है, लेकिन पार्टियों के हिसाब से कम गठबंधन था, मिलजुल कर चला ले गए। ठीक है, बीच में थोड़ा सरकार गड़बड़ाई जरूर है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि लोकसभा में धन विधेयक में क्या, अच्छा धन विधेयक क्या है? धन विधेयक की जब बात करते हैं तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें, देखिए, एक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, एक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, उल्टा ना समझिए। एक वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन एक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। ये आपको अभी ध्यान रखना जब हम लोग बजट देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात बची है? 550 याद हो गया है, ठीक है, और 245 याद है राज्यसभा में। अधिकतम कितने होते हैं राज्यसभा में? 250। ठीक है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के अनुसार, 331 के अनुसार
एंग्लो इंडियन एनआरआई को क्या करते थे, मनोनीत करते थे, लेकिन वह नियम हटा दिया गया है। अब ये नियम समाप्त हो गया है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के मनोनीत का जो रूल है वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही लोकसभा में होते हैं, मनोनीत सदस्य लोकसभा में नहीं होते। ठीक ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि 543 जो मेंबर हैं, इसमें 543 मेंबर में आपके केंद्रीय जो राज्य हैं, जिसको क्या कहते हैं, संघ की सरकार, केंद्रीय राज्य, ठीक है, और स्टेट राज्य जो आपके हैं 28 और 8 है ना। तो जो राज्य हैं आपके सेंट्रल स्टेट, वहाँ से भी चुन के आते हैं। हमें जहाँ तक अलग अलग क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा इसमें दिल्ली से है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। सीटों का जो बंटवारा किया जाता है वो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। क्षेत्र बड़ा और छोटे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो क्षेत्र जितने बड़े रहते हैं उससे कोई वास्ता नहीं, जितनी जहाँ पर जनसंख्या रहेगी उसके हिसाब से लोकसभा का बंटवारा, सीटों का बंटवारा किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। ठीक है, तो विधानसभा की 403 प्लस 1, 403 ही पड़ी है अभी। ठीक है, और विधान परिषद की 101 मानी जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इन लोगों का, अभी ये राज्य तो छोटा है भाई, पूरे भारत में चौथे नंबर पे स्थान रखता है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे सीटें ज़्यादा है। उसका रीजनेबल कारण क्या है, जनसंख्या है, क्योंकि सबसे पॉपुलर स्टेट आपका जनसंख्या में यूपी है। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रों का जो बंटवारा होता है। और ये ध्यान रखना, अभी 1971 के बाद 81, 91, 2001, 2011 लगभग 4 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 5वीं का विचार चल रहा है। 21 में होना था, कोरोना आ गया, नहीं हो पाया, होने वाला है। तो जनगणना चल रही है, 5 जनगणनाएं खत्म हो गई और उन 5 जनगणनाओं का जो आधार बना है किसका, सीटों के बंटवारे का, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर अभी भी सीटों का बंटवारा है। मतलब आप सोचो कि अब अगर 2026 में पुनरीक्षण होना है, संविधान में लिखा है 2026 में फिर से सीटों का होगा। ठीक है, तो सीटें कम से कम यूपी में तो मुझे लग रहा है लोकसभा की 25 सीट तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो 25 सीटें कम से कम बढ़ जाएंगी। आप सोचिए 1971 में जनसंख्या कुछ और थी और आज की जनसंख्या कुछ और है। तो जनसंख्या के आधार पे जो सीटों का बंटवारा होता, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे राज्यों की विधायिका हो, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का बंटवारा किस पर होता है, जनसंख्या के आधार पर ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और जान लीजिए, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष, देखिए 2 अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में। एक प्रमोटेड अध्यक्ष होता है जो नई लोकसभा के गठन तक ही रहता है। ठीक है, नई लोकसभा का गठन हुआ तो वो समाप्त हो गया अपने आप पर। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का मतलब नहीं किसी गांव से उठा के लेके चला जाए, जो उसको संसद का अनुभव, संसद में वो वरिष्ठ काम कर, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसे स्वयं से नियुक्त कर लेता है। कब तक के लिए, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए। जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है, वही सदस्य सभी सदस्यों को प्लस जो नया लोकसभा अध्यक्ष बनेगा उसको, कैसे बनेगा, वो सभी सदस्य आपस में ही ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष बनाने के लिए, और अंततः वही व्यक्ति सभी लोकसभा के सदस्य
चाहे जो पक्ष एवं विपक्ष, सबको वो सदस्यता का शपथ दिलाता है। कौन? प्रमोटेड अध्यक्ष। और क्या करता है प्रमोटेड अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष जो नए वाले बने हैं उनको भी शपथ दिलाता है वही। ठीक है, तो शपथ दिलाने का कार्य प्रमोटेड अध्यक्ष करता है। प्रमोटेड अध्यक्ष, नई लोकसभा बन गई, अभी जैसे 18वीं लोकसभा चल रही है, नई लोकसभा का गठन हो गया तो कार्य प्रमोटेड अध्यक्ष का समाप्त हो जाता है और नई लोकसभा अपने कार्य को फिर से करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया। और राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में जो व्यक्ति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही ध्यान रखना, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लेता है। और संयुक्त अधिवेशन जो भारत में अभी तक सिर्फ 3 बार बुलाए गए हैं, 1961 दहेज, 1978 बैंकिंग सुधार और 2002 कोटा। कोटा का मतलब आतंकवाद निरोधक कानून बना था, तो वो ठीक है 2002 में। तो ये 3 ही बार इस पे विवाद आपस में होंगे सदनों में, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन 3 बार ही बुलाए गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों बार जो अधिवेशन बुलाए गए उनमें लोकसभा अध्यक्ष ही 108 नंबर का अनुच्छेद है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और उसी का निर्णय अंतिम होता है। अब राज्यसभा में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, सभापति का चुनाव नहीं होता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो स्वतः बन जाता है, क्या बन जाता है? पदेन सभापति राज्यसभा का बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो अपने आप स्वतः बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पदेन सभापति बन जाएगा। इसको हम सभापति शब्द बोलेंगे, जब कोई पूछेगा तब बताया जाता है। लेकिन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। क्यों होता? क्योंकि पदेन बना हुआ है, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, जो बेसिक ज्ञान है, ये बेसिक था अभी और बहुत गहराई तक है इसके अंदर सारी चीजें। तो ये बेसिक चीजें हैं। मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है, ये ध्यान रखना। उपखंड 1 है, इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसमें लोकसभा के मंत्रालय के सदस्य रहते हैं। ठीक है, और उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर आगे चल के सरकार मतलब राष्ट्रपति अन्य कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते हैं, देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, और उसका मुख्य बिंदु, केंद्र जो बिंदु होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक को बजट देखेंगे, जिसमें 2 बातें आएंगी, विधेयक क्या है, ठीक है, और उसमें उसके अंतर्गत बजट क्या आते हैं। ठीक है, देने से पहले हम संसद की जो बातें हमारे सामने आई थी कि विधेयक क्या है, ठीक है, और उस विधेयक के अंतर्गत बजट जैसी बातें आती। ठीक है, तो सबसे पहले बजट के अधीन हम पहले विधेयक को समझेंगे। विधेयक है क्या? अगर इस विधेयक की बात हम करेंगे तो विधेयक कानून का प्रथम रूप है। कोई भी विधेयक तब तक रहता है जब तक उस पर राष्ट्रपति अंतिम मोहर नहीं लगा देता है, तब तक वह विधेयक के रूप में ही जाना जाता है कि विधेयक लोकसभा में पास हुआ, विधेयक राज्यसभा में पास हुआ, विधेयक राष्ट्रपति के पास गया है, ऐसा बोलते हैं। जब जिस दिन उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाती है उस दिन वह विधेयक कानून बन जाता है। ये सीधी सी बात है। तो विधेयक किसी भी कानून को बनाने का प्रथम स्टेज क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। किसी भी कानून को बनाने के लिए प्रथम स्टेज जो होता है, प्रारूप जो होता है, या अंतिम कानून को अंतिम रूप देने से पहले का रूप क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। सीधी सी बात है, इस सरल परिभाषा है कि जब कोई, अब कठिन भी लिखना है
तो जब कोई संसद का सदस्य कोई प्रश्न को लेकर के या किसी कानून को बनाने के लिए जब लोकसभा अध्यक्ष के पास या लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभा में, राज्यों की विधान परिषद में जब कोई प्रारूप पेश करता है तब वह विधेयक के रूप में ही पेश करता है ना। ऐसा कुछ समझ सकते हैं। लेकिन सरल बात, सीधी बात, कानून जब तक कोई पत्रावली या नियमावली या प्रश्न कानून नहीं बन जाता है, उसके पूर्व का जो भी रूप उसका है वो विधेयक कहलाता है, या सदन में पेश किया जाने वाला क्या कहलाएगा? प्रथम स्टेज। कोई भी कानून अपने प्रथम स्टेज में क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। सीधी सी बात, सरल समझने के लिए। ठीक। अब इस विधेयक के कई प्रकार हो सकते हैं। सामान्यतः इस विधेयक के 4 प्रकार। विधेयक के जो 4 प्रकार बताए गए हैं, ये 4 प्रकार क्या है? तो एक तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक। दूसरा जो विधेयक आता है उस विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धन विधेयक। बोलो। धन विधेयक। कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तीसरा वित्त विधेयक, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। ये विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। ये सामान्य विधेयक में लगभग ये तीनों चीजों को छोड़ के सभी चीजें समाहित हैं, ठीक है। नॉर्मली धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 110 में वर्णित, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 110, 110 में वर्णित जितनी भी चीजें, जितनी भी सेवाएं दी गई हैं, उन सभी से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो 100 अगर डिफिनेशन लिखना धन विधेयक क्या है तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 110 में वर्णित विषयों से संबंधित विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। जैसे सरल डिफिनेशन बनाई जा रही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें कराधान, सार्वजनिक महत्व, धनराशि निकालना, धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा लिख सकती हैं, धन विधेयक कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं, आप सरल पढ़िए, सरल लिखिए कि धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित विषय को समाहित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। इसमें सार्वजनिक महत्व है, सार्वजनिक महत्व की चीजें, महत्व कराधान से संबंधित और लोक महत्व से संबंधित चीजें, ठीक है। महत्व से संबंधित चीजें हमारे सामने आती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो धन विधेयक है ये सार्वजनिक महत्व, कराधान, लोक महत्व से संबंधित होता है। बात समझ में आ गई? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक जो होता है जिसको हम न्यूनतम एक रूप में बजट कह सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि बजट जो होता है वो 1 फरवरी को पेश किया, फरवरी माह से स्टार्ट होता है और मई माह तक चलता है लगभग, ठीक है। तो इसको कई चरणों, ऐसा माना जाता है कि 5 स्टेज में बजट सत्र को चलाया जाए। जो बजट होता है वो 5 सत्र में चलाया जाए, ठीक है। मतलब उसी में स्टेप बाय टेबल पे, उस टेबल पे, ऐसे वैसे, मतलब 5 बार स्टेप बाय जाके तब वो फाइनल होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि
15 अगस्त के बाद, ठीक है, और सितंबर में 15वें दिन के पहले, इस बीच में, मतलब जो 1 महीने का समय है, इस बीच से ही अगले सत्र में बजट कैसा पेश होगा, किस प्रकार का बजट होना चाहिए, इसकी रूपरेखा शुरू कर दी जाती है। मतलब जैसे अभी जो बजट फरवरी में 1 फरवरी को पेश होगा, शुरू होगा, तो इसकी रूपरेखा बनना कब शुरू हो गया होगा? 15 अगस्त के बाद और 15 सितंबर के बीच में ही शुरू हो गया होगा। ठीक है, कई बार इसके स्क्रीनिंग प्रारूप निकाल के जगह जगह इसको दिखाया जाता है। जगह जगह मतलब ऑफिशियल जो उसके अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आती हैं तो इसको अंत रूप देके 1 फरवरी को फिर सदन में पेश किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कंफ्यूजन एक, कल भी मैं उसमें कंफ्यूज था, वित्त विधेयक और धन विधेयक। ध्यान रखना कि वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक भी पेश किया जाता है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन आती है। कंफ्यूजन क्या आती है कि वित्त विधेयक को स्पेशलाइजेशन कहीं ये लिखा नहीं गया है कि वित्त विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है कि दोनों सदनों के समक्ष बजट अर्थात वित्त विधेयक पेश किया जाएगा। दोनों सदनों के समक्ष लोकसभा में पेश किया जाएगा। हो सकता है जब बजट सत्र चल रहा हो तब दोनों सदनों के सदस्य संसद में एक साथ बैठते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 112 जो वार्षिक बजट है, वार्षिक बजट, ठीक है, वार्षिक बजट वितरण, जिसके तहत 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित। ठीक है, तो और धन विधेयक किससे है? 110 100 कितने से? 10 से संबंधित है। ठीक है, और बजट किसमें है? वार्षिक बजट 112, अनुच्छेद 112, वित्त विधेयक 117 अनुच्छेद नंबर में, और धन विधेयक 110। ठीक है, 109 नंबर के अनुच्छेद में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। प्रक्रिया का मतलब ये लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा इसको 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है, कुछ ये सब बातें दी गई हैं। ठीक है, तो धन विधेयक में प्रक्रिया 109 में दिया गया है, 110 में परिभाषा दी गई। वित्त विधेयक का डिफिनेशन 117 में है, और बजट की बातें जो की गई हैं 112 में। ठीक है, कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, कभी कभी 5 फरवरी भी हो जाता है, 2 फरवरी, तो इसमें मतलब एक संविधान में कहा गया 1 फरवरी तक को पेश किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बजट वित्त जो विधेयक हमारा है, इस देखिए हमने कहा ना, अभी बताया भी था कि एक वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक हो सकता है, लेकिन एक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। मतलब ये जो आपका वित्त विधेयक है, मान लीजिए कि इसके अंदर धन विधेयक समाहित होकर बाहर निकल सकता है। बात समझ में आई? और ये निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग से धन विधेयक पेश किए जाते हैं। बात समझ में आई? धन विधेयक अलग से भी पेश किया जा सकता है, इन सब से जुड़े मामले अगर हैं तो। ठीक है, लेकिन धन विधेयक अगर वित्त विधेयक के अंदर कोई ऐसे प्रश्नावली चीजें आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल करके निर्णय ले लेते हैं कि ये धन विधेयक के अधीन आएगा, अर्थात लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। बात समझ में आई? रहते तो लोकसभा में ही है सब, ठीक, लेकिन इतना मामला निकाल करके, ये मामला निकाल करके
ये मामले को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। जब राष्ट्रपति, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की कहने पर, ठीक है, या राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, सिग्नेचर पर ही धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, डायरेक्ट नहीं पेश किया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान देना, वित्त विधेयक और धन विधेयक में जब एक और अंतर आता है, एक तो पहली बात ये अंतर मिल गया आपको कि वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा अंतर जो महत्वपूर्ण है कि वित्त विधेयक में राज्यसभा 14 दिन के लिए जाता है, उसके पास भी वित्त विधेयक भी 14 दिन के अंदर, लेकिन अगर राज्यसभा ने ये कह दिया कि इसमें संशोधन होना है और लोकसभा नहीं मानता है, तो राहुल विधेयक सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं है, वो 14 दिन में चाहे कोई आप संशोधन राज्यसभा उसमें करे, चाहे कोई सिफारिश करे, चाहे जो करे, एकाधिकार है धन विधेयक पर लोकसभा का, बाध्य कुछ भी मानने के लिए जरूरी नहीं है। किसमें? धन विधेयक के मामले में पूर्ण रूप से एकाधिकार है लोकसभा का धन विधेयक पर, ठीक है। यहां तक कि धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस भी नहीं कर सकता पुनर्विचार के लिए, ठीक है। धन विधेयक जाएगा अनुमोदन करवाने, फिर दोनों सदनों से निकल करके वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसे रोक के अपने पास रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि वित्त विधेयक में ऐसा नहीं होता, वो भेज सकता है पुनर्विचार करने। बात समझ में आई? ठीक। वित्त विधेयक के अंतर्गत ज़्यादा खास बातें ये रहती हैं कि इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों के अलावा कराधान तो समझ रहे होंगे मैथ्स में, ठीक है, टैक्सेशन की सिस्टम, ठीक है, टैक्सेशन बोलते हैं इसको, ठीक, कर प्रणाली, ठीक है। और वित्त विधेयक जो हमारा है वो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें तो रहती ही रहती हैं, साथ में अन्य भी चीज़ें जैसे कितना खर्च कहाँ करना है, कितना पैसा कहाँ जमा करना है, ये सारी संबंध। वित्त का मतलब होता है धन। अब ये ना समझ लेना सर धन होता तो धन विधेयक क्यों नहीं, मैंने ये नहीं कहा, वित्त के अंदर है धन, ठीक है, ये संविधान के अनुसार है। नॉर्मली वित्त विधेयक, वित्त शब्द और धन एक ही है, धन का वित्त का मतलब ही धन है, लेकिन संविधान अलग कर दिया है इसको। उसने कहा कि हम धन विधेयक संविधान के अनुसार अलग मान रहे हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है, और इसके अंतर्गत वित्त के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाए। बात समझ में? संविधान संशोधन जो विधेयक हमारा है, इस संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संविधान के भाग कितने में इसका वर्णन है? कितने में है? 20 में इसका वर्णन है, और इकलौता अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन की बात करता है कि कैसे कैसे साधारण बहुमत से कौन कौन संशोधन होंगे, ठीक है, और कौन कौन से संशोधन हमारे विशेष बहुमत से होंगे, क्या क्या संशोधन हो सकता है। भारतीय संविधान के जितनी भी चीज़ें मूल हैं, मतलब मूलभूत हैं, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मूलभूत का मतलब जो भारतीय संविधान की संघीय ढांचा को तैयार करती हैं। फेडरल सिस्टम है ना भारत में, भारत देश एक फेडरल स्टेट है, मतलब संघीय राज्य क्षेत्र है, देश है, ठीक है। तो फेडरल मतलब उसके मूल को जो छेड़खानी नहीं करती हैं, उन्हीं में वो संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी सब में कर सकती है संशोधन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, सामान्य विधेयक, इसका डिस्क्राइब बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले ये जानिए विधेयक है क्या। तो विधेयक आपने जाना
कि कानून का प्रथम स्टेज कहलाता है विधेयक या किसी भी सदस्य, संसद के सदस्य द्वारा मंत्री हो आबलिक ना हो, ठीक है, संसद का सदस्य हो, संसद का सदस्य हो, अगर वह किसी भी मामले को एक प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए भेजता है किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास या सभापति के पास राज्यसभा में, तो वह विधेयक कहलाता है। उसी विचार विमर्श वाले प्रारूप पर जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर अंतिम रूप से हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। अर्थात सरल शब्द में कानून बनाने का प्रथम स्टेज विधेयक के रूप में ही पेश होता है या विधेयक कहलाता है। अब इसके 4 प्रकार हो गए, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अब वित्त विधेयक, इसको हम सरल भाषा में बजट विधेयक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, वित्त विधेयक के अंदर बजट की बात आती है। वित्त विधेयक, धन विधेयक ऐसे बन जाए जैसे ये बजट है, इसके अंदर वित्त विधेयक, इसके अंदर धन विधेयक, ऐसे बन सकता है, ठीक है। मतलब एक बजट के अंदर वित्त विधेयक आ जाते हैं और वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक आता है, लेकिन धन विधेयक के अंदर वित्त विधेयक नहीं आएगा, वित्त विधेयक के अंदर बजट नहीं आएगा। बात समझ में आई। अब बजट जो शब्दावली है ना, ये है क्या, बजट शब्द बुजेट से निकला हुआ है, बुजेट, ठीक है। और ये सबसे पहले बजट विश्व में फ्रांस में पेश हुआ था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग इंग्लैंड मानते हैं, कुछ लोग वहाँ मानते हैं, ठीक है, फ्रांस मानते हैं। फिलहाल हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कहाँ से क्या हुआ है। बजट की बात अगर जो अनुच्छेद 112 कहता है, जब भी किसी देश का बजट पेश किया जाता है, उस देश का केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री होता है वो पेश करता है। राष्ट्रपति के कहने पर राष्ट्रपति कहता है कि अब इस अगले साल का बजट पेश किया जाए, ठीक है, बजट क्या किया जाए, पेश किया जाए। तो राष्ट्रपति के कहने पर बजट क्या होता है, पेश किया जाता है, ठीक है। अब बजट पेश कैसे हो रहा है ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 112 में बजट वितरण या वार्षिक बजट वितरण का वर्णन मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि बजट किसी भी देश नहीं, भारत देश की बात करते हैं, राष्ट्रपति के कहने पर उस देश का वित्त मंत्री जो केंद्रीय मंत्री होता है वो पेश करता है। राज्य में राज्यपाल के कहने पर उस राज्य का जो वित्त मंत्री होता है वो पेश उस राज्य में करता है, और केंद्र में कौन करता है, केंद्रीय मंत्री करता है। जैसे आजकल निर्मला सीतारमण जी हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। अब एक बात अब ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा था बजट की, तो भारत में थोड़ा बजट का इतिहास उठा लेते हैं। बजट के इतिहास में पहली बात तो जानिए, मुझे याद आ रहा है कि अप्रैल का महीना था और उस अप्रैल के महीने में 1860 का वर्ष था, ठीक है, 1860 अप्रैल का महीना था। और इस अप्रैल के महीने में पहली बार भारत देश में बजट पेश हुआ था। बजट पेश करने वाला जो वित्त मंत्री उस समय था उसका नाम था विल्सन, जॉन विल्सन नामक अंग्रेज भारत में पहला बजट पेश किया था, पहला बजट, ठीक है। उस समय भारत का जो वायसराय था नाम उसका था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1860 में जॉन विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। अब ये बातें खत्म करते हैं, इधर आते हैं 1947
आपको याद होगा कि भारत देश में 1946 में से लेकर के 1951 नहीं 52 तक एक सरकार काम कर रही थी, जिस सरकार का नाम था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार था ना, और अंतरिम सरकार में जो पहले मंत्री लियाकत अली साहब बने थे, लियाकत अली, लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, ठीक है, तो ऐसे समय में लियाकत अली चले गए पाकिस्तान, और तब भारत में ध्यान देना बना कौन, खड़मुखम साहब, RK कहीं पर खड़मुखम, इनको पढ़ा जाता है RK षणमुखम, ठीक है, बहुत बड़ा इनका नाम है। रामस्य कन्नावधी खड़मुखम, ऐसे करके चट्टी वट्टी करके नाम है। RK खड़मुखम चट्टी साहब जो है ये बने थे, और ये रहे 1947-1949 तक, 1949 तक। मतलब अब पूछा जाएगा भारत देश का, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, या पहला बजट किसने पेश किया था, तो RK खड़मुखम चट्टी साहब ने पेश किया था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, और पहले विल्सन साहब थे। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है गणतंत्र भारत के, तो अब 1949 में भारत गणतंत्र था नहीं, तो गणतंत्र भारत के मतलब 1950-49 से लेकर के 1951 तक जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था जॉन मथाई। जॉन मथाई साहब, जो जॉन मथाई थे, ये गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। और आज की निर्मला सीतारमण जी हैं। बजट सत्र स्टार्ट होता है प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में, मई तक चलता है। बजट सत्र 5 चरणों से गुजरता है, और बजट सत्र की जो रूपरेखा होती है अब आने वाले वर्ष में कि इस वर्ष जो बजट पेश किया गया, अब आगे कैसे कहाँ कितने पैसे, कौन सी छूट, कौन सी व्यवस्था, कैसा डेवलपमेंट, कौन सी बातें होंगी, ठीक है, इन सब का वर्णन उस बजट में रहता है। और जब फिर अगले साल का बजट पेश करना होता है तो 15 सितंबर के पूर्व और 15 अगस्त के बाद इन दोनों के मध्य से रूपरेखा पुनः बनना शुरू होती है, और पुनः अगले साल 1 फरवरी को बजट पुनः पेश किया जाए। जो भी वित्त मंत्री रहता, भारत देश के एक वित्त मंत्री, ठीक है, जो RBI गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री रहे, जिनका भी स्वर्गवास हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो 3 देखिए कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत RBI गवर्नर भी थे, वित्त मंत्री भी थे 91 से 96, और 82-83 में RBI गवर्नर भी थे, और प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, ठीक है। तो बजट आप कहीं कोई क्वेश्चन दिक्कत आएगी तो भी